दोस्तों स्वागत है आपको। दोस्तों आसाम में हर साल बाढ़ ने कहर बरपाया और इस साल कोई अलग नहीं रहा। इस साल भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने अब तक 100 लोगों की जान ले चुकी है। ऑलमोस्ट 30 डिस्ट्रिक्ट के 70 लाख लोग अफेक्टेड हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 600 रिलीफ कैंप्स बनाए गए। ऑलमोस्ट 3 लाख हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड अफेक्टेड हो चुके हैं। हज़ारों लोग हैं जो अपना घर खो चुके हैं, राहत शिविरों में रह रहे हैं। 100 से भी ज़्यादा एनिमल्स मर चुके हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले आसाम के फ्लड्स को लेकर एक वीडियो मैंने बनाया। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति एक प्रमुख भूमिका निभाती है क्योंकि राज्यों में अधिकांश नदियां नीचे की ओर बहती है। वे ऐसा बहुत अधिक बल के साथ करते हैं। विशेष रूप से लगातार वर्षा के दौरान एम्बैंकमेंट्स यानी तटबंधों का टूटना बहुत आम है। आर्द्र भूमि के विनाश, वनों की कटाई और नदी के किनारों पर अतिक्रमण जैसी मानव प्रेरित समस्याएं भी है। ज़्यादातर शहरों और कस्बों को खराब योजनाओं के कारण नुकसान होता है। ऊपर की ओर हुए वर्षा भी बाढ़ में योगदान करती है क्योंकि जलप्रवाह नीचे की ओर बढ़ता है। चीन मानसून के दौरान भारत के साथ ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों के जलप्रवाह की जानकारी को द्विपक्षीय संबंधों के तहत साझा करता है। हाइड्रोलॉजिकल डेटा जल स्तर के बहाव को समझने में मदद करता है। ब्रह्मपुत्र सहित आसाम में नदियां स्थानों पर सुशोभित है। मानसून के दौरान आसाम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी ASDMA और गैर सरकारी संगठन ऊपरी क्षेत्रों में शुष्क भूमि की पहचान करते हैं और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आश्रय का आयोजन करते हैं। प्रभावित लोग अक्सर स्कूलों में शरण लेते हैं जो स्थिति में सुधार होने तक बंद रहते हैं। विभाग ने द हिंदू को बताया कि आसाम में जल संसाधन विभाग ने 2016 में बाढ़ के बाद केंद्रों को बाढ़ ज्ञापन सौंपा जिसमें तटबंधों की मरम्मत, बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं और बांध की मरम्मत के लिए 5038 करोड़ की मांग की। 2017 में राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग को 2723 करोड़ आवंटित किए हैं। हिमांशु टक्कर जो एक IIT स्नातक और जल कार्यकर्ता है, उन्होंने कुछ उपाय दिए हैं। नंबर 1, आर्द्र भूमि का कायाकल्प, तटबंधों का पुनर्निर्माण और तीसरा विकेंद्रीकृत मौसम पूर्वानुमान। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए राज्यों में उपयोग किए जाने वाले मुख्य विधियों में से एक तटबंध है, लेकिन लगभग हर साल ब्रह्मपुत्र और बराक कृषि भूमि और घरों को तोड़ते हुए अपने बैंकों को तोड़ देते हैं। डैम, नदियों और लोगों पर दक्षिण एशिया नेटवर्क के समन्वयक हिमांशु टक्कर कहते हैं सबसे हालिया तटबंध 25 साल पुराने हैं। मानसून से पहले तटबंधों की जांच की जानी चाहिए क्योंकि हमें कभी नहीं पता है कि इसका उल्लंघन कहां होगा। जब प्रवाह चरम पर होता है तो शरण क्षमता अधिक होती है। 2017 के अगस्त में राज्य सरकार ने घोषणा की कि ब्रह्मपुत्र को गहरा करने के लिए 5 ड्रेजरों का उपयोग किया जाएगा और कटाई की गई गाद का उपयोग नदी के दोनों किनारे पर 725 किलोमीटर के ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए किया जाएगा। पहले की एक रिपोर्ट में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने द हिंदू से कहा, हमें विश्वास है कि ये न केवल ब्रह्मपुत्र के जलधारण क्षमता में सुधार करेगा बल्कि बड़े मालवाहक जहाज़ों के लिए नदी को भी नगण्य बना देगा। आज़ादी से पहले ऐसा हुआ करता था। जल संसाधन मंत्रालय के तहत ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने लगभग 30 साल पहले आसाम और अरुणाचल प्रदेश में बांध बनाने का सुझाव दिया था। सुबनसिरी परियोजना उनमें से एक थी। सुबनसिरी को शुरू में एक जल विद्युत और भंडारण बांध के रूप में तैयार किया गया था जो बोर्ड का मानना था कि बाढ़ के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। हालांकि बाद में इसे 2000 मेगावाट बिजली बनाने के उद्देश्य से सिर्फ एक हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट में बदल दिया गया जिसने स्थानीय लोगों और पर्यावरण वैज्ञानिकों के विरोध को आमंत्रित किया।
ऐसी संभावना है कि हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट से स्थिति और खराब हो सकती है। रंगोनाली परियोजना बांध में बहाव के कारण हुई क्षति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अरुणाचल प्रदेश में बांध एक हाइड्रोक्लोरिक परियोजना का हिस्सा ब्रह्मपुत्र की रंगोनाली सहायक नदी पर है। सर्दियों के दौरान नदी मुश्किल से मौजूद होती है, लेकिन मानसून के दौरान ये गाँवों में पानी भर जाती है। 2017 के जुलाई में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने रंगनाली हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट को ध्वस्त करने की मांग की, जिसमें आरोप लगाया गया कि 11 जुलाई 2017 को उत्तर पूर्व इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा बिना पूर्व सूचना के पानी छोड़े जाने से लखीमपुर और माजुली में हजारों लोग प्रभावित हुए। राज्यों में आर्द्रभूमि के स्थायी विनाश का भी प्रलय में योगदान रहा है। असम 3000 से अधिक आर्द्रभूमि और वनस्पतियों और जीवों की कई किस्मों का घर है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के पूर्व प्रमुख दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कहा, आर्द्रभूमि जिसे स्थानीय तौर पर व्हील के रूप में जाना जाता है, मानसून से पहले जलाशयों के रूप में कार्य करती है और मानसून से पहले कायाकल्प करने में मदद कर सकती है। श्री गोस्वामी बताते हैं कि पानी के प्राकृतिक जलाशयों के रूप में वेटलैंड्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो अपने जुड़े हुए चैनलों और सतही अपवाह से पास की नदियों के बाढ़ के पानी को अवशोषित करते हैं। मानव प्रेरित कारक जैसे कि कृषि या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अतिक्रमण, बाढ़ को कम करने के लिए किसी भी संभावित व्यवहारिक समाधान बेसिन के भू पर्यावरण जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक अखंडता के साथ जल और मिट्टी के संरक्षण पर केंद्रित एक एकीकृत बहुविषयक बेसिन प्रबंधन योजना पर आधारित होना चाहिए। अंतर राज्यों के साथ साथ अधिकांश सहायक नदियों और मुख्य द्वारा के अंतर्राष्ट्रीय चरित्र को देखते हुए बेसिन प्रबंधन दृष्टिकोण आवश्यक है। एक अप्रत्याशित ब्रह्मपुत्र के मुद्दे की तुलना जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है। आसाम सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट में कहा गया है, जलवायु परिवर्तन से अधिक बार और गंभीर बाढ़ आ सकती है, जिससे सड़क, सिंचाई, पानी और स्वच्छता सहित राज्यों के बुनियादी ढांचे पर पुनर्निर्माण और रखरखाव की लागत बढ़ जाएगी। अध्ययन के अनुसार 2050 तक ब्रह्मपुत्र नदी के औसत वार्षिक अपवाह में 14% की गिरावट आएगी। हालांकि ग्लेशियरों के पिघलने का खतरा है, जिससे बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि आसाम की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों पर काफ़ी हद तक निर्भर है, कृषि और जंगलों के साथ क्या होता है, इसका लोगों की आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ के दौरान पानी दूषित हो जाता है और जलवायु परिवर्तन के ताज़े पानी की कमी को बढ़ाकर जल संसाधन क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जो गर्मियों में एक निरंतर समस्या है। रिपोर्ट में कहा गया है, जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश के दिनों में औसत तापमान में वृद्धि और बारिश के दिनों में कमी का अनुमान है। अध्ययन में कहा गया है कि मानसून के दौरान लगातार कम या सामान्य वर्षा की जगह भारी वर्षा से निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। इससे भूजल पुनर्भरण में भी कमी आएगी। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह के और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।